नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अभी इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमारी जो मीडियम लिफ्ट प्लेटफॉर्म का मेन हेलीकॉप्टर है वो MI-17 हेलीकॉप्टर है और आगे चल के 2030 के आसपास इनको हमको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए फिलहाल HAL की तरफ से अभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर या IMRH को डेवलप किया जा रहा है और इसे भी सेम टाइम पर तैयार करने का एम रखा जा रहा है। लेकिन अगर मॉडर्न वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें अभी यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे और US की तरफ से अभी अपनी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए अपनी फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंदर एक हाई स्पीड मल्टी रोटर हेलीकॉप्टर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे आगे चल के वो 2030 के आसपास अपनी सर्विस में इंडक्ट करने वाले, जो कि लगभग 50 साल पुराने हो चुके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाले हैं। और इसमें पहले से US आर्मी की तरफ से बेल की V-280 टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर को अभी कंसीडर करने की बात सामने आई है। अभी पता चला कि इस प्रोग्राम में US भारत को भी शामिल करना चाहता है और इसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को इन्वॉल्व करने के लिए पहले से एक फॉर्मल अप्रोच को किया जा चुका है, जिसमें इंडियन आर्मी के हायर ऑफिसर को US की फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का डेमो दिखाया जा चुका था। लेकिन अभी तक इसमें भारत की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स को US के पास सबमिट नहीं किया गया। इसके पीछे HAL की तरफ से डेवलप किए जाने वाले इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के मेजर कारण हो सकता है और हम हमारी फ्यूचर इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को आगे चल के इंडक्ट करना चाहते हैं, जिस वजह से हम फॉरेन हेलीकॉप्टर को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो हेलीकॉप्टर के बारे में अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को अप्रोच किया गया था या इंडियन ऑफिशियल्स को इसका डेमो दिखाया गया था, ये एक नेक्स्ट जनरेशन की हेलीकॉप्टर होने वाली है, जिसे फिलहाल HAL डेवलप करने में काफी पीछे रहने वाला है। और खुद HAL की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया था कि उस कैटेगरी की या उस तरीके की हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के लिए हमको अभी काफी वक्त लगने वाला है। हो सकता है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के बाद हम उस तरीके की हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी अगर US की तरफ से उनकी फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में हमको ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया आता है तो ये भारत के लिए अभी एक बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक फ्रेश एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार के कुछ मेजर कंपोनेंट्स को अभी भारत में ही इंडिजिनस तरीके से डेवलप करने के लिए कहा गया। इसमें मेनली 5 कंपोनेंट हैं, जिसमें सबसे पहले IFF यानी कि फ्रेंड एंड फॉय सिस्टम की एंटीना यूनिट को डेवलप करने के लिए कहा गया, जो कि लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार्स को दोस्त और दुश्मन के बीच पहचानने में मदद करने वाला है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक रोटेटिंग यूनियन को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आमतौर पर जब रडार की एंटीना 360 डिग्री में रोटेट करेगा या घूमेगा तो उसको घूमते समय अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को और सिग्नल्स को सप्लाई करने और मेंटेन करने में मदद करेगा। तीसरे नंबर पर एक सेंट्रल यूनिट को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि एक तरीके से पूरी रडार सिस्टम का ब्रेन की तरह काम करने वाला और ये रडार्स की एंटीना के द्वारा डिटेक्ट किए गए सभी सिग्नल्स को प्रोसेस करने का काम करने वाला है और इसी की मदद से हम टारगेट को ट्रैक और आइडेंटिफाई करने वाले हैं। चौथे नंबर पर एक मैप मोटर को बनाने का फैसला किया जा रहा है, जो कि रडार की एंटीना को लगातार रोटेट करने में मदद करने वाला और अंत में इंडिजिनस गाइडेंस यूनिट को भी डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आमतौर पर टारगेट को ट्रैक करने में रडार को मदद करने वाला है। इन सभी सिस्टम को अभी जिस रडार में इस्तेमाल किया जाएगा वो एक मल्टी फंक्शन 4D ऐसा रडार होने वाला है, जो कि ऑटोमेटिकली किसी भी टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकेगा। इस रडार की रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ये मिनिमम 2 मीटर स्क्वायर की टारगेट को 300 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है। इसकी ट्रैकिंग रेंज 100 मीटर से लेके 30 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि 100 मीटर की एल्टीट्यूड से 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक स्कैन कर सकता है, यानी कि इस रेंज के अंदर उड़ने वाली किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के एक बहुत ही क्लासिफाइड प्रोजेक्ट की तरफ से है, जिसे हमारी ईस्ट कोस्ट में बनाया जा रहा था। इनिशियली इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने तक इसके बारे में ज़्यादातर कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन को इशू नहीं किया गया था। फिर जब लार्ज स्केल में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जाके इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला था। इस प्रोजेक्ट का नाम वर्षा रखा गया था और इसमें ईस्ट कोस्ट में एक अंडरग्राउंड नेवल बेस को बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें मेनली हमारी न्यूक्लियर सबमरीन को आगे चल के रखने का फैसला किया गया था और एक तरीके से हमारी न्यूक्लियर सबमरीन का बेस होने वाला था, जहाँ से इनको ऑपरेट किया था और अलग अलग मिशन में भेजा था, जिस वजह से इनकी डिप्लॉयमेंट के
बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं लगता, क्योंकि ये पानी के अंदर आते, हमारे अंडरग्राउंड नेवल बेस में घुसते और उसके बाद वहीं से ही कहीं दूर चले जाते या उनको वहीं से कहीं दूसरे मिशन में भेजा जाता। लेकिन अभी इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को लेके एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की फर्दर कंस्ट्रक्शन को अभी बंद करने का फैसला किया जा रहा है। अब इनिशियली इसकी कंस्ट्रक्शन को 2017 में स्टार्ट किया गया था और अगस्त 2021 तक इसको कंप्लीट होना था। लेकिन जिस कंपनी को इसका कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था वो टाइम पर इसका काम नहीं कर पाया था और उसको पूरा नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद उनकी जो डेडलाइन था उसको मार्च 2022 तक भी एक्सटेंड किया गया था और सेम कॉन्ट्रैक्टर को इसे मार्च 2022 तक कंप्लीट करने के लिए कहा गया था। लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्टर इसको फिनिश नहीं कर पाए थे। इसके बाद मजबूरी में आके डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इनिशियल कॉन्ट्रैक्टर या नवजुग इंजीनियरिंग कंपनी को इस टेंडर से बाहर करने का फैसला किया गया था और तब से लेके आज तक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक नई कॉन्ट्रैक्टर को तलाश किया जा रहा है, कंपनी की तलाश किया जो कि आगे चल के इसकी काम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि NECL की तरफ से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया गया। तो केस फाइल होने की वजह से जब तक केस हमारा फाइनल नहीं होगा या कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, तब तक उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया जा सकता या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सेम प्रोजेक्ट को किसी और कंपनी के द्वारा फाइनल नहीं किया जा सकता या कराया नहीं जा सकता है। और यहाँ पर NECL की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री उनकी तरफ से टेंडरिंग प्रोसेस में दिए गए बैंक गारंटी को एनकैश नहीं कर सकते। और इसके पीछे NECL का एक तर्क है कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट था, तो इस वजह से जब टेंडरिंग प्रोसेस हुआ था उनको सारी जानकारी नहीं दी गई थी और कंस्ट्रक्शन साइट की कंप्लीट सर्वे करने के लिए उनको नहीं दिया गया था, जो कि उनको बाद में पता चला, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन में डिले हो रहा है। और अगर उनको सारी प्रोजेक्ट के बारे में पहले बता दिया गया होता तो उसी हिसाब से काम करते और अपना बिड सबमिट करते। लेकिन दूसरी तरफ नेवी की तरफ से भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि NECL की तरफ से अभी कंस्ट्रक्शन के दौरान थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया था, जो कि इस प्रोजेक्ट की सिक्रेसी के लिए सही नहीं था और इसी बेसिस पर उनकी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब जैसे कि ये मुद्दा अभी कोर्ट में पहुंच चुका है, जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है और इसको आगे बढ़ाना संभव नहीं और ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री चाहकर भी किसी और को एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। तो इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की जो सबसे बड़ी सीक्रेट प्रोजेक्ट था उसकी कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ पा और बीच पर ही रुक गया है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इसको बनाने में अभी जितना समय लगने वाला तो दुश्मन को इसके बारे में उतनी ज्यादा जानकारी मिलने की भी उम्मीद आप कर सकते हैं, जो कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन की बेस के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी होने वाला है। अगला अपडेट टॉनबो इमेजिंग की तरफ से, जो कि भारत का एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी है। ये मेनली ऑप्टिक्स और अलग अलग तरह की इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को डेवलप करते हैं और इनकी कई सब सिस्टम अभी पहले से इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच टॉनबो इमेजिंग की तरफ से एक नई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर को डेवलप करने की बात की गई है, जिसे टॉनबो इमेजिंग की तरफ से इन्फिनिटी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल आयर सिस्टम कहा जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसे अभी खास करके हमारे ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया गया। कंपनी के क्लेम के मुताबिक आज तक जितने भी फायर कंट्रोल सिस्टम किसी भी तरीके की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स के लिए डेवलप किए गए थे, ये उन सभी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सकता है। इसको बहुत डे नाइट कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और दुश्मन के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें खाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सेंसर के अलावा एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड सेंसर पैकेज मौजूद है, जो कि अपने आप ही टारगेट को डिटेक्ट करने के साथ साथ ट्रैक कर सकता है और एक्यूरेट फायरिंग रेंज और एंगल को भी प्रेडिक्ट कर सकता है, जिससे किसी भी ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से हम पहली ही फायर में डायरेक्ट हिट को हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर जो ग्रेनेड लॉन्चर्स होते हैं, चाहे वो अंडरवायर ग्रेनेड लॉन्चर हो जाए या फिर कोई ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर हो जाए, इनको हम लोग राइफल की तरह स्ट्रेट लाइन में फायर नहीं कर सकते, जिस वजह से हमें इसको एंगल के साथ फायर करना होता है और दुश्मन की पोजीशन के हिसाब से ये अंदाजा लगाना होता है कि कितने एंगल पर इसको फायर करने से टारगेट को हिट करेगा और मिनिमम 2-3 बार फायर करने के बाद जाके टारगेट को हिट कर सकता है और एक्चुअल पोजीशन पर ये लैंड करता है। लेकिन इस फायर कंट्रोल सिस्टम की मदद से हमें एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि हमको कहां पर एम करके रखना है और कितनी एंगल पर ग्रेनेड लॉन्चर को फायर करना होगा, जिससे हमको पहली शॉट में टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।